अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज़ प्यूरिटन पोइट्री। हम लोगों ने प्यूरिटन एज को कवर कर लिया था। हम प्यूरिटन पोइट्री को डिस्कस करे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्कूल ऑफ स्पेंसर को डिस्कस किया था, मीन्स स्पेंसरियन पोइट्री को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्कूल ऑफ मेटाफिजिक्स या फिर मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को डिस्कस करने वाले हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मेटाफिजिकल पोइट्री को स्टार्ट करने वाले, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को स्टार्ट करने वाले जो हमारे पास फाउंडिंग फिगर थे, जो लीडर थे, जो फाउंडर थे, वो थे जॉन डन। जॉन डन ने ये मेटाफिजिकल पोइट्री स्टार्ट क्यों की, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्यों शुरू हुई थी। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो एलिजाबेथन पोइट्री थी उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा चेयरफुलनेस, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस, बहुत ज़्यादा केयरफुलनेस प्लस हार्मनी ये नज़र आता था। मतलब बैलेंस था पोइट्री के अंदर, एक हार्मनी थी, एक सिमेट्री थी। और जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट थे वो इस हार्मनी को, स्वीटनेस को, चेयरफुलनेस को डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे। दैट इज़ वाई एज अ रिजल्ट, इन रिएक्शन, उन्होंने क्या किया, एक न्यू काइंड ऑफ पोइट्री स्टार्ट की विच इज़ नोन एज मेटाफिजिकल पोइट्री। और मेटाफिजिकल पोइट्री शुरू कब हुई थी? इन जैकोबियन एज। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन करे आपसे कि मेटाफिजिकल पोइट्री का फाउंडर कौन है, तो जॉन डन है। हमने जॉन डन को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइट है। जब हम मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करेंगे, हम बाकी पोइट्स को तो देखने वाले ही हैं, लेकिन जॉन डन के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस होगा। और उसकी हम सेपरेटली जो उनका वर्क्स है, लव एंड डिवाइन पॉइंट्स, जो कि कलेक्शन है डिफरेंट पोइट्री का, उनको भी डिस्कस करेंगे सेपरेटली, वन बाय वन पॉइंट्स को लेकर। ठीक है, एनी हाउ मैं आपको बता रही थी कि कोई पूछे कि इस स्कूल का लीडर कौन था, तो वो जॉन डन है। और उसके अलावा ये पोइट्री क्यों शुरू हुई थी, तो इसका सिंपल आंसर ये है, आपने बताना है कि एलिजाबेथन जो ट्रेंड्स थे पोइट्री के, उसमें हार्मनी, चेयरफुलनेस, स्वीटनेस थी। उन चीज़ों को जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो डिसलाइक करते थे। एज अ रिजल्ट इसके रिएक्शन के अंदर एक नया स्कूल ऑफ पोइट्री आया विच इज़ नोन एज मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, एनी हाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री? मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब क्या है, या फिर सिंपली मेटाफिजिकल का मतलब क्या है? मेटा, वन बाय वन देखते हैं। जो मेटाफिजिकल है ना, ये दो वर्ड से बना है। नंबर वन मेटा, नंबर टू फिजिकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और अबव, यानी कि एक आगे की चीज़, काफ़ी ज़्यादा आगे की चीज़, अपर लेवल की चीज़। और फिजिकल मतलब फिजिकल नेचर। तो ऐसी पोइट्री जो कि फिजिकल नेचर के बियॉन्ड जाती हो, फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड जाती हो, उस पोइट्री को कहते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री जो वर्ड है वो डिवाइड किया गया मेटाफिजिकल, मेटाफिजिक्स से। ठीक है, मेटाफिजिकल वर्ड डिराइव किया गया है मेटाफिजिक्स से। मेटाफिजिक्स मीन्स समथिंग सुपरनैचुरल एंड ट्रांसेंडेंटल, कोई चीज़ जो कि सुपर नेचुरल है और ट्रांसेंडेंटल है। एंड व्हाट इज़ बियॉन्ड फिजिकल, और जो फिजिकल वर्ल्ड के बिल्कुल बियॉन्ड है। सुपर नेचुरल एंड ट्रांसेंडेंटल मीन्स हमारे इसमें स्पिरिट्स आ जाएंगे, एंजल्स आ जाएंगे, डेवल्स आ जाएंगे, ये सब कुछ। और ट्रांसेंडेंटल विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड हो। ठीक है, या फिर हमारा गॉड से जो लिंक है, या जो चीज़ हमारी स्पिरिचुअलिटी को प्रोवोक करती है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अलावा जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, जो चीज़ हमारी लाइक ऑर्डिनरी और कॉमन एक्सपीरियंस से बियॉन्ड होती है, उससे आगे चीज़ होती है, उससे आगे का लेवल होता है, वो फॉल करता है मेटाफिजिक्स की कैटेगरी के अंदर। और मेटाफिजिकल पोइट्री या फिर मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का जो वर्ड था, जो टर्म थी, सबसे पहले कॉइन की थी सैमुअल जॉनसन ने। इनका वर्क था लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। यहाँ पे वर्ड है लाइव्स, ठीक है, लाइफ नहीं, लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोइट, ये इनका वर्क था। इस वर्क के अंदर इन्होंने ये टर्म कॉइंड की थी मेटाफिजिकल। और इस वर्क का जो एक्चुअल नेम है, जो फुल नेम है, दैट इज लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट। ठीक है, मैंने स्क्रीन पे नेम लिख दिया है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, जिसका ड्यूरेशन है 1179 से 1781। सॉरी, इसको एक्यूरेट कर लें, 1779 से 1781, इस ड्यूरेशन के अंदर ये वर्क लिखा गया था, जिस बुक के अंदर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 17th सेंचुरी के एक ग्रुप ऑफ पोइट, जो कि ब्रिटिश पोइट थे, उनके बारे में लिखा, जिनके अंदर जॉन डन का नेम डोमिनेंट था। जॉन डन के अलावा भी और भी पोइट्स थे, जिसमें जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉशॉ,
एंड्रयू मार्वल, हेनरी वेवन, ठीक है, सो ऑन, काफ़ी पोइट्स इंक्लूड थे। और उनकी पोइट्री को देखते हुए उनके लिए सैमुअल जॉनसन ने वर्ड यूज़ किया था मेटाफिजिकल पोइट्री का। और जॉनसन से भी पहले ड्राइडन थे। ड्राइडन ने क्या किया, जॉन डन की पोइट्री को पढ़ा और जॉन डन की पोइट्री को पढ़ने के बाद कहा डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, इसके बाद सैमुअल जॉनसन ने इनके वर्क्स को पढ़ के इनके इस रिमार्क, मेटाफिजिक्स वाले रिमार्क को कंफर्म किया था। और इस मेटाफिजिक्स वाले रिमार्क्स को कंफर्म करने के बाद इन्होंने इनकी पोइट्री के लिए एक टर्म यूज़ की, दैट इज़ नोन एज मेटाफिजिकल पोइट्री, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हु कॉइन्ड द टर्म, आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया, किस पोइट के लिए यूज़ किया, ड्रीडन ने यूज़ किया, डन के लिए यूज़ किया मेटाफिजिक्स। और कॉइन किसने किया सबसे पहले, ये टर्म सबसे पहले कॉइन की सैमुअल जॉनसन ने अपने लाइव्स ऑफ एमिनेंट पोइट वर्क के अंदर, ठीक है। मेटा का मतलब क्या है, क्लियर हो गया आपको। फिजिक्स का मतलब क्या है, क्लियर हो गया आपको। मेटाफिजिक्स से कहते हैं, आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब है ओरिजिन, कि ये शुरू कब हुई थी। बिगिन इन अर्ली जैकोबियन एज, कि जैकोबियन एज में शुरू हुई थी। क्यों हुई थी, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हुई हूँ कि एलिजाबेथन एज की पोइट्री के अगेंस्ट एक रिवोल्ट था ये, ठीक है। एनी हाउ, ये पोइट्री डील करती है मेटाफिजिकल सब्जेक्ट्स को, जैसा कि नेचर ऑफ यूनिवर्स, मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड द होल रिलेशनशिप ऑफ मैन टू गॉड। ये सब सब्जेक्ट्स मैटर होते हैं इनके। तो अब तक हमने जो ओवरऑल डिस्कशन की है, उस डिस्कशन की बेस पे हम कह सकते हैं कि पोइट्री दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सेंसेस एंड एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नोन एज मेटाफिजिकल पोइट्री। कि वो जो फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सेंसेस के बिल्कुल बियॉन्ड जाती है, उससे आगे जाती है और एक्सप्लोर करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, उसको कहते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। तो आपको मेटाफिजिकल पोइट्री का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेटाफिजिकल पोइट्री के। कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो सब के सब हाईली इंटेलेक्चुअल मैन थे, ठीक है। दे ऑल वर मैन ऑफ हाई इंटेलेक्ट, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात किया करते थे। ये सब के सब ग्रेजुएटेड पर्सन थे और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ था, जैसा कि फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन ऑफ द कोर्ट इन द सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। ये सब यहाँ से पढ़े लिखे थे, मतलब हाईली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हुए पोइट्स थे ये। और अपनी मतलब हाईली क्वालिफाइड होने की बेस पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होने की बेस पे इनका एक बहुत अच्छा फीचर क्या था, इनके पास वास्ट नॉलेज था, काफ़ी नॉलेज था। और अपने वास्ट नॉलेज की बेस पे, अपने ज़्यादा यानी कि अच्छा खासा नॉलेज होने की बेस पे, दे प्रेजेंटेड न्यू आइडियाज़ एंड स्टोरीज टू देयर रीडर्स, ठीक है। इन्होंने जो इनके रीडर्स थे, यानी कि हम भी एक रीडर हैं और भी आप भी एक रीडर हैं, तो इनके जो रीडर्स थे उन्होंने अपने रीडर्स के लिए न्यू काइंड ऑफ आइडियाज़ एंड न्यू काइंड ऑफ स्टोरीज प्रोड्यूस की, लिखी, जो कि सब ने काफ़ी इन्जॉय किया। लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फीचर है इनकी राइटिंग का, वो क्या था, दैट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। उसको पढ़ना, उसको समझना ईजी नहीं था। क्यों? उसमें अनक्लैरिटी थी, केयरलेसनेस दिखाई देती थी इन डिक्शन में। डिक्शन जो थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट थी, कि वो चीज़ जिसका ना सर जुड़ता हो ना पैर जुड़ता हो, इन्होंने साथ में जोड़ा हुआ था। मतलब हाथ को, एक होता है ना, हाथ की जगह पे पाँव लगा दिया जाए, पाँव की जगह पे हाथ लगा दिया जाए, फिर उसका कंपैरिजन कर दिया जाए और कंपैरिजन करके आपस में सिमिलरिटी दिखा दी जाए। यहाँ पे ये काम होता था, मतलब दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं था, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल करीब करीब ले आते थे और नए आइडिया प्रेजेंट करते थे। प्लेटोनिक लव नजर आता था, प्लेटोनिक लव विच इज़ फ्री फ्रॉम सेक्सुअलिटी। तो ये इनकी पोइट्री का एक फीचर है, जिसमें सिर्फ डीप अफेक्शन होती है, कोई भी रोमांटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होती। ये प्लेटोनिक लव जो है ना, ये टर्म प्लेटो के नेम पे रखी गई है, हालांकि प्लेटो ने खुद इस टर्म को कभी भी अपनी लाइफ के अंदर यूज़ किया ही नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है ब्लेंड ऑफ पैशन एंड थॉट, मिक्सचर ऑफ सेंसुअल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हम देखते हैं जो ये पोइट्री है उसके अंदर पैशन एंड थॉट इनका ब्लेंड नजर आता है। पैशन किस तरह से, क्योंकि प्लेटोनिक लव नजर आएगा। इसके अलावा सेंसुअल एक्सपीरियंस नजर आएगा, जो कि अगेन प्लेटोनिक से लिंक्ड है। फिर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नजर आएगा, क्योंकि ये पोइट्री ट्रांसेंडेंटल होती है अपने नेचर के अंदर, ठीक है। तो क्या मैंने पॉइंट डिस्कस किया, ब्लेंड ऑफ पैशन एंड थॉट,
पैशन एंड थॉट का ब्लेंड नजर आएगा इस पोइट्री के अंदर। मिक्सचर है ये साथ में सेंसुअल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का। इसके अलावा इनकी पोइट्री के अंदर विट नज़र आएगी, क्योंकि दे ऑल आर इंटेलेक्चुअल, तो अपनी विट का यूज़ करते हैं, जहानत का यूज़ करते हैं, और विट के बेस पे ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स भी क्रिएट करते हैं अपनी पोइट्री के अंदर। एनी हाउ ओरिजिनलिटी नज़र आएगी, और ये ओरिजिनलिटी कैसे अचीव करते हैं अपनी राइटिंग पे। इन्होंने क्या किया कि जो वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंसेज है, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी लैंग्वेज से न्यू काइंड ऑफ वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करवाई, और उस न्यू काइंड ऑफ वोकैबुलरी को इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ किया, जिस बेस पे इनकी राइटिंग के अंदर ओरिजिनलिटी नज़र आती है। एंड देन यूज़ ऑफ कोलिक्वल स्पीच। कोलिक्वल स्पीच मतलब इनकी जो टोन है वो इनफॉर्मल टोन है, फॉर्मल टोन नहीं है। मतलब कभी ये डांट टपट रहा है इसके अंदर, अगर आप डन की पोइट्री पढ़ते हैं, कभी वो डांट टपट रहा है, कभी वो सीधी सीधी नॉर्मल वे में एवरीडे लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कभी वो रिब्यूकिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या फीचर है इस पोइट्री का, मेटाफिजिकल पोइट्री का, वो है कोलिक्वल स्पीच। फिर है ड्रामेटिक मैनर एंड डायरेक्ट टोन ऑफ स्पीच। तो ड्रामेटिक मैनर मतलब कि जिस तरह से ड्रामा के अंदर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रास्ट होते हैं, ड्रामेटिक कलर्स होते हैं, ड्रामेटिक स्पीच होती है, सेम वैसे ही जो ड्रामेटिक फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर हम लोग को इनकी पोइट्री में नजर आएंगे। फिर है डायरेक्ट ऑफ टोन स्पीच, क्योंकि ये पोइट्री इंटेलेक्चुअल बेस्ड होती है, दैट इज़ वाई इसका जो टोन होता है वो डायरेक्ट टोन होता है। ये अपनी पोइट्री में बहुत से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास कुछ मैंने यहाँ पे नेम लिखे हैं। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब एक ही चीज़ के अंदर कंट्रोडिक्शन होना, मतलब कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, कि अब सुनी हुई जो मेलोडीज़ हैं वो स्वीट हैं, लेकिन दोज अनहर्ड, वो मेलोडीज जो कि नहीं सुनी गई, वो ज़्यादा स्वीटर हैं। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई एक साथ ही, इसको कहते हैं पैराडॉक्स। फिर अब पन का यूज़ किया जाता है इनके अंदर। पन मतलब काइंड ऑफ एक जोक होता है जिसमें एक ही वर्ड के डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग्स निकल आते हैं, या फिर ऐसा वर्ड जिनके जो साउंड है वो सेम हो या मीनिंग डिफरेंट हो। ठीक है, कि एक वर्ड जिसके डिफरेंट मीनिंग निकल आए, या फिर एक ही साउंड के डिफरेंट वर्ड्स। पन को डबल मीनिंग भी कहते हैं। इसमें कंसीट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंसीट्स एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मेटाफिजिकल पोइट्री का। कंसीट किसे कहते हैं, एक फॉर फैसिमिली, एक ऐसा आइडिया जो कि दिमाग में खटके, मतलब ऐसी चीज़ों को कंपेयर कर देना जिनके दूर दूर तक कंपैरिजन बनता ही ना हो। जैसा कि लवर को कैंपस के साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, और कैंपस का और लवर का दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप बनता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोइट बना के दिखाएंगे कि ये सेंटर है, ये दो लवर हैं। एक लवर दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी घूम ले, दूसरा जहाँ मर्जी खड़ा रहे, लेकिन इनका जो सेंटर है ना वो एक साथ है, ये हमेशा एक साथ जुड़े ही रहेंगे। इस किस्म की एग्जांपल्स जो है वो हम इनकी पोइट्री में देखेंगे, जो मैंने भी बताई थी लवर्स आर कैंपस, ये बेसिकली जॉन डन की पोइट्री से मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताई थी आपको कंसीट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कि इट इज़ अ फॉर फेच्ड सिमिलीज या मेटाफर्स जो कि मोस्ट अनफेमिलियर सोर्सेज से आपस में बनाए जाते हैं, ड्रॉन किए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक्सपेंडेड एपिग्राम नजर आएगा। एपिग्राम काइंड ऑफ एक अम्यूजिंग वे में या क्लेवर वे में एक आइडिया एक्सप्रेस किया जाता है, एक छोटा सा एक कॉम्पैक्ट सा आइडिया होता है, ठीक है, उसको कहते हैं एपिग्राम। हाइपरबोली जिसके अंदर बात को बढ़ा चढ़ा के किया जाता है, एग्जैजरेशन काफ़ी ज़्यादा की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताया जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर यूज़ होते हैं, ये इनका स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है, जिस बेस पे ये जो पोइट्री होती है इसके अंदर इनक्लियरिटी भी होती है, केयरलेसनेस भी होती है, ये कॉम्प्लेक्स भी होती है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड भी होती है। और क्योंकि पोइट इसमें विट का यूज़ करते हैं, मैंने पॉइंट बताया था आपको, विट के यूज़ की बेस पे ये जो पोइट्री है आर्ग्यूमेंटेटिव काइंड ऑफ भी होती है। फिर इसके बाद है जो फीचर वो है फ्यूजन ऑफ पैशनेट फीलिंग्स एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। इसमें पैशनेट फीलिंग्स भी नजर आती हैं और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी नजर आते हैं। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कैसे, नंबर 1 विट का यूज है, नंबर 2 ओरिजिनलिटी भी है, नंबर 3 हाईली इंटेलेक्ट मैन भी हैं। दैट इज वाई बेस्ड करता है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। थीम जो होते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के वो क्या है, वो स्पिरिचुअल है और रिलीजियस थीम भी है। इसके अलावा इसका फोकस जो है वो लव के ऊपर भी होता है, यूनियन ऑफ सोल के ऊपर भी होता है, क्योंकि मैंने बताया सेंसुअलिटी भी नजर आती है, सेंसुअलिटी सेंसेस से रेलेवेंट है, तो इस बेस पे हम लोग को लव, यूनियन ऑफ सोल ये कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा
स्पिरिचुअलिटी प्लस रिलीजियस थीम भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमने लव एंड डिवाइन पोएम पढ़ना है जॉन डन का। और वो जॉन डन की पूरी बुक, उसमें देखेंगे हम लोग लव के थीम भी हैं और डिवाइन के थीम भी हैं, जैसा कि टाइटल इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो लीडर है, उसकी ओरिजिन की वजह जो थी, वो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटाफिजिकल पोइट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्री स्टार्ट कब हुई, इसकी रीज़न क्या बनी, टर्म किसने कॉइन की, ड्राइडन ने सबसे पहले किसके लिए वर्ड यूज़ किया, और उसके अलावा किन वर्ड से मेटाफिजिकल का वर्ड डिराइव किया गया, एंड देन इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स से सो ऑन, आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्स में, जिसमें हमारा स्पेशल फोकस होगा जॉन डन के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।